Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So today we are going to discuss class 11th physics and chapter name is mechanical properties of solids. Okay, so the first topic of this chapter is elasticity. Okay, elasticity क्या है? According to definition, elasticity is the inherent property of the substance. Elasticity substance की एक inherent property होती है which the body opposes the change in its size or shape when an external force is applied on it, and as the external force is withdrawn, it regains back इट्स ओरिजिनल स्टेट. मीन्स इलास्टिसिटी एक सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें जैसे ही उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है, तो जब हम डेली लाइफ में देखते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स हम किसी रबर बैंड में अप्लाई करते हैं, रबर बैंड है उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, देन वो इनलॉन्गेट हो जाती है. ओके और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं देन वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रीगेन हो जाती है. ओके तो यहाँ पे भी क्या है, ये इलास्टिसिटी एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो कि अपोज करती है, किसको अपोज करती है? द चेंज इन इट्स साइज ऑन शेप, जिसके साइज एंड शेप में होने वाले चेंज को अपोज करती है, मीन्स साइज एंड शेप में होने वाले चेंज को रोकती है. When an external force is applied on it, जब भी उस सब्सटेंस में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी शेप में एंड साइज में चेंज होगा उसको वो प्रॉपर्टी क्या करती है, अपोज करेगी, उस चेंज को होने से रोकेगी. एंड एज द एक्सटर्नल फोर्स इज विड्रॉन, ओके और जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स को हम विड्रॉ करेंगे इट रिगेन्स बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, और जैसे ही हम उस एक्सटर्नल फोर्स को सब्सटेंस से विड्रॉ कर देंगे देन वो सब्सटेंस इट्स रिगेन्स बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रीगेन हो जाएगा, वापस हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी. इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट रबर बैंड, ये तो हो गया एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग में अगर हम कोई लोड लेते हैं, कोई लोड को हैंग करते हैं, देन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो स्प्रिंग क्या हो जाती है, जो स्प्रिंग का वायर होता है स्ट्रेच हो जाता है. ओके और ये लोड क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है. अब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, विड्रॉ करते हैं, देन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्प्रिंग का साइज है वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में रीगेन हो जाता है. ओके तो ये क्या है, इसके सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी होती है. सॉलिड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने किसी, जैसे इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने पे इसमें होने वाले शेप एंड साइज में चेंज को होने से रोकती है. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ओके और हमने बहुत रबर बैंड हमने देखा है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खिंच जाता है और फिर हम छोड़ते हैं, वो आ गया. ये क्या है, उसमें इलास्टिसिटी है. ओके और हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो खिंच जाती हैं और फिर अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं. ओके तो इलास्टिसिटी क्लियर हो गया, क्या है इलास्टिसिटी, डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया एंड फ्रॉम एग्जाम्पल. ओके अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफॉर्मिंग. डिफॉर्मिंग क्या है, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद एक ऐसी ज़्यादा अमाउंट में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मोर फोर्स अप्लाइड करते हैं, देन हम देखते हैं कि उसके शेप में चेंजिंग तो होती है एंड शेप में चेंज होने के बाद वो अपने ओरिजिनल चेंजिंग होती है एंड हम जैसे ही रिमूव करते हैं फोर्स देन वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रीगेन नहीं करती है. ओके मीन्स अब वो क्या हो गई है, अपने परमानेंटली चेंज हो गया है उसका शेप एंड साइज, तो ये क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई है. ओके तो ये हो गया डिफॉर्मेशन हो गया कि जब हम कोई भी चीज़ को चेंज करते हैं और उसके शेप में चेंज हो जाना, क्या शेप में कोई फोर्स अप्लाई करते हो और उसका ओरिजिनल शेप से दूसरे शेप में चेंज हो जाना क्या है, डिफॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी.
सेकेंड है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया कि व्हेन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी चेंज वी से दैट द बॉडी हैज डिफॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। व्हेन द size or shape of the body changed, we say that the body had deformed, and this process is called डिफॉर्मेशन। ओके, डिफॉर्मेशन क्लियर क्या है? कोई भी बॉडी में चेंज हो जाता है उसका साइज एंड शेप में, देन हम क्या कहते हैं कि बॉडी का डिफॉर्म हो गई है। ठीक है, बॉडी का फॉर्म चेंज हो गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज ए प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, so plasticity is the property of the substance due to which body does not oppose the change or does not oppose the size or shape or any change, okay, by causes of external force, and it is a permanent change. Plasticity is the property of a substance due to which it does not, okay, it does not oppose the change. It does not oppose the change caused by external force in it, and there is a permanent change, and there is a permanent change. Produced in the substance. ओके, तो प्लास्टिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की ड्यू टू विच, जिसके वजह से ड्यू टू विच इट डज नॉट अपोज द चेंज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होने वाले चेंज को अपोज नहीं करती है। ओके, डज नॉट अपोज इन चेंज। यहाँ हम इलास्टिसिटी में क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इन द बॉडी अपोज द चेंज इन इट। इलास्टिसिटी इसके साइज एंड शेप में होने वाले चेंज को अपोज करती है, एंड प्लास्टिसिटी उसके साइज एंड शेप और एनी चेंज होने वाले कोई भी चेंज में को अपोज नहीं करती है। एंड देयर इज ए परमानेंट चेंज प्रोड्यूस इन द सब्सटेंस, और जो इसकी वजह से चेंज होता है वो क्या है? परमानेंट चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्ले है जो कि थोड़ा गीली है, ओके, और उस क्ले में अगर हम उसको प्रेस करते हैं या उसको खींचते हैं, देन उसमें क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगी। और फिर जब हम वो फोर्स अप्लाई करना रिमूव कर देंगे, देन हम क्या देखेंगे? क्या वो रीगेन हो जाएगा उसके ओरिजिनल शेप में? नो, वो अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन नहीं होगा। मीन्स ये क्या है? प्लास्टिसिटी। ओके, तो जिसमें ये क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इसमें होने वाले चेंज को डज नॉट अपोज द चेंज, एंड दिस इज द परमानेंट चेंज। और जो भी इसमें चेंज होता है दैट इज अ परमानेंट। इलास्टिसिटी में चेंज होता है, बट चेंज कैसा होता है? थोड़ा देर के लिए होता है, अनस्टेबल होता है। जैसे ही हम रिमूव करेंगे फोर्स, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। बस प्लास्टिसिटी में परमानेंट चेंज होगा। ओके, सो दिस इज द प्लास्टिसिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज। ओके,
elastic bodies and plastic bodies. First is अब ये क्या है, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं. देन उसमें 2 टाइप्स हम उसमें ले सकते हैं. फर्स्ट इज इलास्टिक बॉडीज. So elastic bodies, the bodies which change in length which change in length or volume or shape when an external force is applied but completely regain back the original form when the external force is withdrawn. Are called the elastic bodies. Okay, so according to definition, the bodies which change in length or volume or shape when an external force is applied. जैसे ही हम बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं उसमें चेंज हो जाता है उसकी लेंथ में या फिर वॉल्यूम में या फिर सेम शेप में, बट कम्प्लीटली रीगेन बैक द ओरिजिनल फॉर्म व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज विदड्रॉन. और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स विदड्रॉ करते हैं उसके शेप में उसके चेंज में कम्प्लीटली रीगेन हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में कम्प्लीटली रीगेन बैक हो जाती है एंड आर कॉल्ड द इलास्टिक बॉडीज. सो दैट बॉडीज आर कॉल्ड द इलास्टिक बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल्स क्या है इसके, रबर हम देखते ही है डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं. For example, it's a rubber, and there are many other examples. For example, so here rubber and iron, gold, and quartz and some etc. Can be treated as elastic bodies. Here quartz is the nearly perfectly elastic bodies. Okay, quartz ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है. सेकेंड इज प्लास्टिक बॉडीज. तो प्लास्टिक बॉडीज क्या है, द बॉडीज विच इसमें क्या होगा, जो भी एक ऐसे बॉडीज होगी जो कि चेंज हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे देन उसमें फॉर्म में चेंज होगा और जैसे हम रिमूव करेंगे देन उसमें अपने ओरिजिनल स्टेट में रीगेन नहीं होगी. ओके, दैट बॉडीज आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज. सो हियर द बॉडीज विच चेंज in length or volume or shape on applying external force but do not regain back exact original shape, where exact original
original form on removal of the external force are called the plastic bodies. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक बॉडीज क्या है? हमने बताया जैसे क्ले है और उसे हम क्या करेंगे, अगर हम गीली क्ले है और उसे हम थोड़ा सा प्रेस कर दें और जो कि गीली है और उसे प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा और फिर जैसे हम फोर्स अप्लाई रिमूव करेंगे देन वो उसी शेप में परमानेंटली हो जाएगा, वो रीगेन नहीं करेगी. ओके, तो ये हो गई प्लास्टिक बॉडीज. सो मेन डिफरेंस है इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज आर दैट देन इलास्टिक बॉडीज completely regain back the original form, but the plastic body do not regain back in exact original form. Okay, that regain and that do not regain. Okay, these are the elastic and plastic. Okay, so now हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी में हमने ये चीज़ें पढ़ ली, एक प्रॉपर्टीज है. नाउ वी डिस्कस लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, limit of elasticity. अब ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी सॉलिड में एक फोर्स अप्लाई करते हैं, पहले अगर हम उसमें लेस फोर्स अप्लाई करते हैं देन हम स्प्रिंग है, अगर हम उसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग में एक थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं देन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, इनलॉन्गेट होगी और हम फोर्स रिमूव करेंगे देन वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी. ओके, फिर अगर हम उसमें अमाउंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स इंक्रीज करते हैं देन वो और थोड़ा सा इनलॉन्गेट होगी और फिर रिमूव करते वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में रीगेन हो जाएगी. फिर इसी तरह हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे अप्लाइंग फोर्स और ये ऑब्जर्व करेंगे और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक ऐसी कंडीशन भी आई है कि जिसके बाद हमने फोर्स अप्लाई किया, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि उस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्स, एक ऐसे अमाउंट ऑफ फोर्स आएगा जिससे थोड़ा सा भी हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे और जैसे ही हम विड्रॉ करेंगे देन हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन नहीं होगी. तो ये जिस अमाउंट के बाद, ऐसा अमाउंट जिसके बाद इससे ज़्यादा होने पर कोई भी सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन नहीं हो पाता है, वो होती है दैट पोजीशन इज कॉल्ड, दैट फोर्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, सो हियर the limit of magnitude of the deforming force below which the property of elasticity remains within the substance, and above which the property of elasticity vanishes. Elasticity
vanishes. Okay, it's called the limit of elasticity. Limit of elasticity of that substance. Okay, तो है क्या? The limit of magnitude of the deforming force below which the property of elasticity remains within the substance and above which the property of elasticity vanishes. The limit of magnitude क्या है? एक डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड की एक ऐसी लिमिट है जिससे कम होने पर, जिससे बिलो होने पर, बिलो विच, उस मैग्नीट्यूड से बिलो होने पर वो सब्सटेंस किस तरह से बिहेव करता है? ऑफ इलास्टिसिटी रिमेन्स, उसमें इलास्टिसिटी रिमेन्स रहती है। मीन्स अगर ये कोई, जैसे हम इलास्टिक, जो हम डेली लाइफ में इलास्टिक्स यूज करते हैं, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम उसको एक लिमिट तक खींचते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, देन वो इंक्रीज होती है। ओके, ये हम एक इलास्टिक्स है इस तरह से, और इसको हम इंक्रीज करते हैं, देन ये यहाँ तक इंक्रीज हो जाती है। ओके, फिर हम इसमें फोर्स से ज़्यादा करते हैं और इसको छोड़ते हैं, देन अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन हो जाती है। लेकिन इससे एक मैग्नीट्यूड जिससे ज़्यादा हम इसको अप्लाई करते हैं, देन ये इतनी रीगेन होती है, इनलॉन्गेट होती है, और फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन नहीं हो पाती, वो उतनी ही इलॉन्गेट ही रह जाती है। ओके, तो एक ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स जिससे बिलो होने पर कोई भी चीज़ में क्या रहेगी? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, एंड इस मैग्नीट्यूड से ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होने पर, एंड अबव विच द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वैनिशेस, और इससे ज़्यादा होने पर इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? वैनिशेस हो जाती है। मीन्स सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप में, स्टेट में रीगेन नहीं हो पाता। तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो द लिमिट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब डिफरेंट सब्सटेंस के लिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। ओके, जैसे इलास्टिक्स है, जो हम इलास्टिक्स डेली एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, उसकी लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगी, एंड कोई और अदर ऑब्जेक्ट है उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगी। ओके, तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबकी लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। ओके, तो ये तो आज का टॉपिक्स जिसमें हमने आज डिस्कस किया इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज एंड लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेसिक पॉइंट्स थे, इनके बारे में आज हमने सीखा है, जाना है, जिसको हम आगे के कंसेप्ट में यूज करेंगे। ओके, सो थैंक यू।